Hello viewers, in this video we are going to talk about the objective points of your second paper examination if you are going to appear, which is on 5th of May perhaps. So let's begin, and this is the first part. If you will ask for, I will also make the second part of the video. It will need your comment and suggestions. So let's begin. तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, और हमने ये पेपर 1 में भी बताया था और आपको पेपर 1 में पूछा भी गया था कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है, तो ये है बच्चों जॉन ड्राइडन. तो ध्यान रहे, जॉन ड्राइडन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. पूछा जा सकता है, कोई ज़रूर नहीं कि उसमें पूछा गया तो इसमें नहीं पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है. दूसरा पॉइंट है सी वॉक्स इन ब्यूटी. ये पोएम जो है ये कैसी पोएम है, तो पहली बात तो ये रोमांटिक पोएम है, चूँकि एक रोमांटिक पोएट के द्वारा ही लिखा गया है. उनका नाम है लॉर्ड बैरन. ठीक है, मैंने लिखा भी है. रोमांटिक पोएम है सी वॉक्स इन ब्यूटी, जो कि लॉर्ड बैरन के द्वारा लिखी गई है. 1814 में ये पब्लिश हुई थी. और कारण कि इसको क्यों रखा जाता है रोमांटिक पोइट्री के अंतर्गत, तो इसमें यूज़ किया गया है इमेजिनेशन का, नेचर का और इमोशन का. यही खासियत होती है एक रोमांटिक पोइट्री की, जिसमें हम नेचर की बात करते हैं, अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं, है ना, और फिर बात करते हैं हम नेचर की और इमेजिनेशन की भी. ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो द टाइगर. यहाँ पर टाइगर की स्पेलिंग वाई है. जी हाँ, ऐसे ही ओरिजिनल उसका जो टाइटल था ऐसा ही स्पेलिंग है उसमें. तो ये 1794 में पब्लिश हुआ था. ये भी एक रोमांटिक पोएम है जो कि विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है. विलियम ब्लेक नाम याद रहे. और ये ली गई है उनकी कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने 2 लिखे हैं, कलेक्शन उनके 2 हैं. एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है जिसमें कि बच्चों से जुड़ी हुई कविताएं हैं, और ये है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, ध्यान रहेगा, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस दोनों के ही लेखक हैं कौन, विलियम ब्लेक. और ये लिया गया है, यानी ये जो पोएम द टाइगर है ये लिया गया है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से, और ये भी एक रोमांटिक पोएम है, ध्यान रहे. और इसकी जो राइमिंग है AABB है, और इसमें 6 क्वार्टरेंस हैं, यानी 24 लाइन की पोएम है. 6 4 लाइन की स्टांजाज हैं इसमें. ठीक है, अब बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जिनका जीवन काल 1812 से 89 तक का रहा. एक इंग्लैंड के पोएट हैं, इंग्लिश पोएट और प्ले राइट भी हैं, और बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से. ध्यान रहे, रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग्ड टू विक्टोरियन एज. और विक्टोरियन एज आप सभी जानते होंगे, ये रोमांटिक एज के बाद है. रोमांटिक एज था 1798 से 1837, और 1837 से 1901 तक था विक्टोरियन एज. तो ध्यान रहे. और रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें तो ही हैड मास्टरी ओवर ड्रामेटिक मोनोलॉग. ये जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए. और इनकी फेमस एक वर्क है द रिंग एंड द बुक, जिसमें कि एक मर्डर ट्रायल के बारे में बात किया गया है. आगे बढ़े तो द डंसियार्ड. हमने द रेप ऑफ द लॉक के ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है. यदि आपने नहीं देखी है तो ज़रूर आप जाकर चेकआउट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशली रेप ऑफ द लॉक की बात नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चन ज़रूर मैं बात करूँगा जो छूट गया हो शायद, जो इंपॉर्टेंट हो बहुत ज़्यादा. तो द डंसियार्ड और द रेप ऑफ द लॉक, और एक और तीनों मैंने बताया था उस वीडियो में भी, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. ये तीनों वर्क हैं अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखे गए हैं, और अलेक्जेंडर पोप बिलोंग करते हैं न्यू क्लासिकल एज से. आगे बात करें द स्कॉलर जिप्सी, जो कि 1853 में पब्लिश हुई थी, है ना. ये एक पास्टोरल या ट्रोपोग्राफिकल एलेजी है. ये एक एलेजी है, ध्यान रहे. और इसको पास्टोरल कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो नेचर, यानी कह सकते हैं विलेज एरिया को, कंट्री साइड को रखा गया है. और इसको लिखा गया है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा, जो कि एक पोएट और क्रिटिक है. ध्यान रहे, ये नॉवेलिस्ट नहीं है. और इन्होंने ही एक फेमस कोट दिया है, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. ध्यान रखिएगा, किसने कहा है, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने, और बहुत ही बड़े और सच्चे क्रिटिक थे. आगे बात करें तो फ्यूटिलिटी बहुत ही फेमस पोएम है, और ये बात करती है जो बर्बादी होती है युद्ध के कारण, कह सकते हैं ये मर्न करती है, एक तरह से शोक मनाती है. युद्ध के कारण हम किस कदर बर्बाद हो जाते हैं. फ्यूटिलिटी का मतलब ही बर्बादी होता है ना. फ्यूटिलिटी जो कि 1918 में, यानी कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद या उसके अंत में ही इन्होंने लिखा है. और ये लिखे हैं किसने, विल्फ्रेड ओवेन, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर भी थे, सैनिक थे खुद, है ना.
और ये एक एलेजियाक पोएम है, चूँकि इसमें मर्न किया गया है, शोक मनाया गया है, वॉर के क्या क्या नुकसान होते हैं। स्वाभाविक है, वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ध्यान रहे, ये एक हम इसको वार पोएम की श्रेणी में तो नहीं रख सकते, लेकिन ये एक एलेजी पोएम ज़रूर है। ठीक है, अब एक यहाँ पर कोट है, डेथ वंस डेड देयर इज़ नो मोर डाइंग देन। बहुत ही फेमस कोट है ये, यानी कह सकते हैं ना कि एक बार जब हम मर जाते हैं तो फिर मरने का डर कहाँ होता है। तो डेथ वंस डेड देयर इज़ नो मोर डाइंग देन, मरना तो एक बार ही होता है ना। ये लिया गया है इनके 146वें सोनेट, जो कि पुअर सॉल द सेंटर है। आपने पढ़ना भी है ये, है ना, आपने शायद पढ़ा हो, हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप देख सकते हो जाकर। तो ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश हुई थी 1609 में। डेट याद रखिएगा, मरने से 7 साल पहले 1616 में इनका डेथ हुआ था। याद रखिएगा 1609 में जो है इन्होंने ये कविता इसकी ये पब्लिश हुई थी। और 146वां सोनेट है, ये भी ध्यान रखिएगा, 146वां सोनेट है, पुअर सॉल द सेंटर ऑफ द सिनफुल अर्थ। आगे बढ़ें तो ये क्वेश्चन भी बराबर पूछा जाता है। हमने हालांकि पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताया था कि क्या जॉन डन और जॉन मिल्टन कंटेम्प्रेरीज हैं। कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है जो एक ही टाइम से बिलोंग करते हैं, एक ही एज से बिलोंग करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग एज से बिलोंग करते हैं, है ना। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, जबकि एक एपिक पोएट या रिलीजियस पोएट के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने एपिक लिखा है, जॉन डन ने पोएम्स लिखे हैं, है ना, तो ध्यान रहे। और आगे बात करें तो ईस्टर विंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। ईस्टर विंग्स जो है आप लोगों ने पोएम पढ़ी होगी, जो कि एक फॉर्म पोएम है। फॉर्म पोएम क्यों? क्योंकि ये देखना कि आप जो ईस्टर विंग्स पोएम देखे होंगे वो 2 पंखों जैसा विंग बना हुआ है उसमें, है ना, 2 विंग बना हुआ है। हमने लिखा भी है, इज ए शेप पोएम, फॉर्म या शेप पोएम कहा जाता है इसको, जिसमें कि 2 स्टांजाज हैं 10 लाइन्स के, और ये पोस्टमसली पब्लिश्ड हुआ था, यानी पोएट के मरने के बाद। ठीक है, और ये जिस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था इसका नाम था द टेम्पल। ध्यान रहे, द टेम्पल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि सेलिंग टू बैजेंटियम है, यदि उस वीडियो पर मैं अपलोड करूंगा तो आप पोएम भी देख सकेंगे, उसको जल्दी ही मैं करूंगा, और वो लिया गया है द टावर कलेक्शन से, उस पर मैंने बात भी की है। आगे बात करें तो द स्कॉलर्स ऑफ जिप्सी जो है उसमें द जनरल पीपल डू नॉट हैव फेथ, लोगों को विश्वास नहीं है, एंड कन्विक्शन, यानी लोगों को बिल्कुल भरोसा और विश्वास नहीं है। किसके प्रति? रिलीजन के प्रति। ये बात सच है, वही दिखाने का प्रयास किया है कवि ने। और यहाँ पर एक लाइन और आई है कि दे वेट फॉर द स्पार्क ऑफ द हेवन, वो बस आसमान की तरफ देखते हुए कुछ ऐसे जादू हो जाने की उम्मीद करते हैं, का इंतज़ार करते हैं। ये शायद यूज़ किया गया किसी सेफर्ड के लिए, गरड़ी के लिए, जिससे कि वो पूछते हैं कि बताओ जी कहाँ है वो स्कॉलर जिप्सी, है ना, जब जो इसका स्पीकर है। आगे बात करें तो द रेप ऑफ द लॉक, ये लिखा गया है हीरोइक कपलेट में। मैंने बताया भी था रेप ऑफ द लॉक के डिटेल वीडियो में कि ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। ध्यान रखना कि वो हीरोइक पोएम भी है, यानी द रेप ऑफ द लॉक जो है हीरोइक पोएम भी है। स्कॉलर जिप्सी हीरोइक पोएम नहीं है, वो एलेजी पोएम है, पास्टोरल एलेजी है। ध्यान रखिएगा, टोपोग्राफिकल या पास्टोरल एलेजी, जबकि एक हीरोइक पोएम है मॉक हीरोइक, या जिसको मॉक एपिक भी कहते हैं, और ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और इसका जो लेंथ है, मीटर है, वो है आयमिक पेंटामीटर। ध्यान रहे, कपलेट का मतलब होता है बच्चों 2-2 लाइन का जो पेयर होता है, दोहा जिसको हम आप कहते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द फैशनेबल लाइफ ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, और ये बात भी सच है कि इसमें एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी यानी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो होती थी उस टाइम की, उनका जो फैशनेबल लाइफ होता था उसको दिखाया गया है, और जो अलेक्जेंडर पोप के टाइम में जैसा था सिचुएशन उसको बताया गया है। बेलिंडा जो विजिट करती थी हैम्पटन कोर्ट, वो शाम के टाइम में होता था, 2nd आवर में, क्योंकि 12 बजे तो वो सो के ही जगती थी ना जी। तो आगे बात करें तो इवनिंग में जाती थी और वहाँ पर क्या खेलती थी, एक गेम का नाम मैंने बताया था रेप ऑफ द लॉक के डिटेल वीडियो में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप जाकर एक बार जरूर देखो उसको। ओम्ब्रा एक गेम होता है जो कि कार्ड्स पत्ते की तरह होता है, ताश हम लोग जो खेलते हैं, और उसी में से एक था ना द बैरन, जिसने कि उसके लॉक काटे। और एक और बच्चों इंपॉर्टेंट मैंने छोड़ दिया कि क्लैरिशा, पूछा जाता है क्लैरिशा किसकी दोस्त थी। क्लैरिशा वॉज अ फ्रेंड ऑफ बेलिंडा, और कैसी फ्रेंड थी वो? एक जीलस फ्रेंड थी, वो जलती थी उससे। यही कारण था कि उसकी सुंदरता से भी, अब लड़कियां वैसे भी एक दूसरे की खूबसूरती से बहुत चिढ़ती हैं, बताई नहीं, अलग बात है, सॉरी आप लोग दिल पर मत लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा होता होगा मुझे ऐसा लगता है। तो यही कारण था कि वो चाहती थी कि इसका लॉक कोई आए काट ले, और यही कारण था इसने मदद भी किया था, बैरन की मदद भी की थी इसने, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पोप हैज़ यूज्ड
एक और यहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेजिक्रेशन डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट्स। ये कोई थ्योरी है, इन्होंने इसको यूज़ किया है। एक्चुअली जो कहा जाता है कि इनको जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का आइडिया आया था, जो कि शायद फर्स्ट पब्लिकेशन में नहीं था, है ना, बाद में इन्होंने ऐड किया था सेकेंड पब्लिकेशन में। तो ये आइडिया आया था इसी से, द रेजिक्रेशन डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट्स से, जिसमें कि 4 इन्होंने लिया हुआ था। 4 जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की चर्चा की है इन्होंने, जिनमें कि सिल्फ्स, निम्फ्स, नोम्स और सैलमेंडर्स। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सिल्फ्स जो एयर, जो कि इनके लटों को देखती थी, देखभाल करती थी। निम्फ्स वाटर, ध्यान रखना, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और नोम्स अर्थ को, और सैलमेंडर्स फायर को। ये भी ध्यान रखना बच्चों, है ना। आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में भी हेल्प मिलेगा। यदि मान लीजिए आता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को डील करने, तो कैसे आप करोगे। ठीक है, और ये मैंने पूरा सब कुछ कवर करना इसमें पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर भी मैंने जितना जहाँ तक हो पाया है बोर्ड भर कर कोशिश की है बच्चों। ठीक है, तो एक मैचिंग था, वो भी मैंने दिया है। अलेक्जेंडर पोप किस एज से बिलोंग करते थे, तो न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते थे, जो कि 18th सेंचुरी है, ध्यान रहे। कौन सा, 18th सेंचुरी। और विक्टोरियन एज की बात करें तो वो 19th सेंचुरी। रोमांटिक भी 19th सेंचुरी, ये सब ध्यान रखिएगा। पैराडाइज रीगेंड, ये किसने लिखा, तो जॉन मिल्टन ने लिखा। एक पोएम है द टाइगर, जो कि मैंने बताया आपको ऊपर में ही, विलियम ब्लेक ने लिखा है इसको। ये एक रोमांटिक पोएम है। फिर है स्प्रंग रिदम, ये पोएम है जीएम हॉपकिंस का, है ना। पाइड ब्यूटी भी इनकी एक पोएम है, जीएम हॉपकिंस की पोएम है पाइड ब्यूटी। द वेस्टलैंड, ये लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। और 2 और फैक्ट्स हमने लिया है कि व्हिच पोएम जस्टिफाइज, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा पोएम है जो जस्टिफाई करता है द वे ऑफ द गॉड टू मैन, कि इंसान के प्रति जैसा भी बर्ताव होता है ईश्वर का, वो सही होता है। तो ये बात करी है द इन्वोकेशन, जो कि पार्ट है, आप जानते होंगे। द इन्वोकेशन पोएम जो है वो ओपनिंग लाइन्स हैं किसके, पैराडाइज लॉस्ट के, है ना, जो कि लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। एक एपिक पोएम है, ध्यान रहे। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है द बाइबल के थीम पर। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल, एक लाइन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है। तो पहले तो देखें, स्लम्बर स्पिरिट सील, स साउंड रिपीट हुआ है, तो एलिट्रेशन है यहाँ पर। आप लोग एलिट्रेशन भी स्टडी कर लेंगे, हो सकता है लिटरेरी टर्म्स में पूछ दे। और फिर हाइपरबोली का भी यूज़ किया गया है कि एक स्लम्बर ने मेरे आत्मा को ही कैद कर लिया, सील कर लिया, है ना। तो हाइपरबोली कहते हैं जो एग्जेजरेट करके बोला जाता है बहुत ज़्यादा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। और ये पोएम जो थी एक रियलाइजेशन थी लूसी की डेथ की। लूसी पोएम्स के लिए कितने जाने जाते हैं आप जानते होंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। और उसी लूसी के डेथ की रियलाइजेशन को इन्होंने इसमें दिखाया है ना। नो मोशन हैथ सीन नो फोर्स, एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताया आपको। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करें। जो भी हेल्प चाहिए बच्चों, मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ कि मुझे आई एम गेटिंग नो बेनिफिट ऑफ इट। मुझे कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुझे कोई इसका फ़ायदा हो जाता है, बस अच्छा लगता है कि आप लोगों से एक इंटरेक्शन हो पाती है, आप लोगों को हेल्प मिलता है। और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप पे भी अच्छा लगता होगा आप लोगों को। और बस सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और ऐसा नहीं कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट, आप ये नहीं कि आप हमें कुछ पैसे भेज दो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप अपने दोस्तों के बीच साझा करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएँ, बस यही आपसे गुजारिश है। और बस इतना ही कहना है आपसे। थैंक यू सो मच। यदि आप दूसरी वीडियो चाहते हैं इस पर, जो रेस्ट क्वेश्चंस रह गए हैं, तो ज़रूर हम लेकर आएंगे। समय लगता है इसमें, आपको लगता होगा बिल्कुल समय नहीं लगा होगा, बहुत समय लगता है, रिसर्च करना होता है, सब कुछ जानना पहचानना। आपको हम नहीं चाहते कि एक भी बात हम आपको गलत बता दें, हालांकि कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं, बट हमारा तो मकसद होता है, पर्पस होता है कि हम आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कराएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कभी ऐसे ही अगले कंटेंट में। यदि आपकी रिक्वेस्ट रही तो हम जल्दी ही इसको कल या परसों लेकर आएंगे। थैंक यू।